हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। ये एमसीक्यू हम बाद में सॉल्व करेंगे लास्ट में, जब हम पढ़ लेंगे कि क्या होता है मनी बिल, फाइनेंस बिल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। कितने तरह के बिल होते हैं? बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन एंड बेस्ड ऑन द कंटेंट। कंटेंट के बेस पे मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। और इंट्रोडक्शन के नाम पे कि किसने इंट्रोड्यूस किया है, मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है अगर, या नॉन मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया। अगर किसी मिनिस्टर मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया है बिल को तो हम उसको बोलते हैं पब्लिक बिल। और अगर एमपी ने किया है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्टेड मेंबर हैं या नॉमिनेटेड मेंबर हैं। प्रीलिम्स 2017 में एक क्वेश्चन आया था, वो देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल presented by a member of parliament, yes, यहाँ तक सही है। who is not elected but only nominated, ये गलत है। सिर्फ मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया है या नॉन मिनिस्टर ने, ये देखा जाता है। इलेक्टेड नॉमिनेटेड नहीं देखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। Recently, a private member bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. गलत। प्राइवेट मेंबर बिल लास्ट बिल 1970 में पास हुआ था, और अब तक सिर्फ 14 बिल ही प्राइवेट बिल पास हुए हैं। और लास्ट कब पास हुआ था? 1970s में। तो अभी ये जो स्टेटमेंट बनाई है रिसेंटली पास, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज करेक्ट? नाइदर वन एंड नाइदर टू। बेस्ड ऑन द कंटेंट, ऑर्डिनरी बिल होता है, फाइनेंस बिल, मनी बिल जो होता है वो फाइनेंस बिल का एक पार्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मनी बिल बड़ा होता है फाइनेंशियल बिल, तो मनी बिल इसका पार्ट है, इसके अंदर आता है फाइनेंशियल बिल के। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल जैसे ऑर्डिनरी बिल है, तो ये बिल कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है? पहली बात तो ऑर्डिनरी बिल को हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। किसी भी हाउस से स्टार्ट करा सकते हैं। किसको? ऑर्डिनरी बिल को। तो ऑर्डिनरी बिल हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? किसी भी हाउस से। और फाइनेंशियल बिल में जो मनी बिल आता है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। और फिर फाइनेंशियल बिल 1 भी होता है, फाइनेंशियल बिल 2 भी होता है, ये अभी हम आगे देखेंगे। वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये किसी भी हाउस से पास करवा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और इसके लिए दोनों हाउस की मेजॉरिटी चाहिए होती है हमें। पैसेज ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट, 3 रीडिंग होती हैं। एक फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग होती है और थर्ड रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? डिस्कशन होता है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है? वोटिंग होती है। अब देखते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है। इंट्रोड्यूस किया, मेंबर ने क्या किया? परमिशन ली हाउस से कि हम मुझे ये बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो बिल इंट्रोड्यूस हो गया। अब उस बिल में जो भी टाइटल्स है, ऑब्जेक्टिव हैं, कि मतलब हेडिंग जो है वो पढ़ दी जाएगी, रीड हो जाएगी, और फिर उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, और इसको पब्लिक कर दिया जाता है गैजेट में। फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है? सेकेंड रीडिंग होती है कि बिल रिसीव्ड डिटेल स्क्रूटनी एंड द बिल मे बी सेंड टू अ कमेटी ऑफ द हाउस, अ जॉइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट और सर्कुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसके बाद जब डिस्कशन होएगा बिल पे, और इसको अगर मेंबर्स को लगेगा कि इसकी और अच्छे से होनी चाहिए जांच, इसको कि इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं या कुछ भी, तो इसको कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। अगर वो सिर्फ लोकसभा, उस कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होंगे तो उसको एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं, और अगर उसमें दोनों हाउस के मेंबर होंगे तो उसको जॉइंट कमेटी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल डीआरएससी। और सर्कुलेशन, या तो फिर उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दिया जाएगा। थर्ड रीडिंग में क्या होगा? थर्ड रीडिंग में क्या होगा कि इसको बिल को वोट करने के लिए रखा जाएगा। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में बिल वोटिंग होगी, लोकसभा में भी वोटिंग होगी, राज्यसभा में भी वोटिंग होगी, और सिंपल मेजॉरिटी से होगी। कौन सी मेजॉरिटी से पास होगी? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द MP प्रेजेंट एंड वोटिंग। पैसेज ऑफ द बिल,
अगर अब देखो ये तो हुआ एक हाउस में, अगर एक हाउस में ये फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग हो गई, थर्ड रीडिंग हो गई और बिल को वोट भी कर दिया और पास भी कर दिया, अब वो फर्स्ट हाउस राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है। किसके लिए? ऑर्डिनरी बिल के लिए। इसके बाद जब वो बिल एक हाउस से पास हो गया, अब वो जाएगा सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस हमारा लोकसभा भी हो सकता है, अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा हमारा सेकेंड हाउस हो गया, और अगर राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा हमारे लिए सेकेंड हाउस हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। पैसेज ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी बिल। अब सेकेंड हाउस में क्या होगा कि अब सेकेंड एक हाउस ने तो पास कर दिया, अब सेकेंड हाउस क्या कर सकते हैं, उसके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो वो पास कर देगा, तो अगर सेकेंड हाउस ने भी पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होंगे और वो बिल एक्ट बन जाएगा, वो बिल से वो एक्ट बन जाएगा साइन होने के बाद प्रेसिडेंट के। उसके बाद अगर या वो बिल को पास नहीं किया, या उन्होंने बोला कि कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ सुधार करना चाहते हैं, ठीक है, और इफ़ फर्स्ट हाउस एग्री, अगर फर्स्ट हाउस एग्री कर गया उन मॉडिफिकेशंस पे तो प्रेसिडेंट तो और पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर उन्होंने डिसएग्री कर दिया तो डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक हो जाएगा। और डेडलॉक एक और कंडीशन से हो सकता है कि सेकेंड हाउस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, कब तक? मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने तक उनने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो इस केस में भी डेडलॉक हो जाएगा। अब डेडलॉक हो गया तो उसके लिए, जैसे कि कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए कोई सोल्यूशन या दवाई भी तो होगी, तो जॉइंट सिटिंग एक सोल्यूशन है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि जॉइंट सिटिंग करानी ही करानी है। डेडलॉक हो गया तो या तो वो बिल चला जाएगा, या तो फिर उस अगर इतना ही इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए तो वो जॉइंट सेटिंग भी करवा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट में कॉल फॉर जॉइंट सेटिंग टू रिजॉल्व, ठीक है। अब जॉइंट सेटिंग की बात करते हैं। आर्टिकल 108 में जॉइंट सेटिंग की बात की है। आर्टिकल 108, प्रेसिडेंट, जॉइंट सेटिंग को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। जॉइंट सेटिंग को प्रिसाइड कौन कर सकता है? मतलब जब जॉइंट सेटिंग होगी, लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठेंगे तो उसके चेयरमैन कौन होंगे? उसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर। राज्यसभा के चेयरमैन राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कभी भी प्रिसाइड नहीं करते हैं जॉइंट सेटिंग को। और जो इसमें प्रोसीजर रूल्स फॉलो होते हैं वो लोकसभा के रूल्स फॉलो होते हैं, राज्यसभा के रूल्स फॉलो नहीं होते। जॉइंट सेटिंग में अगर इसको पास कराना है जॉइंट सेटिंग में तो कौन सी मेजॉरिटी लगती है? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल नहीं लगती, सिंपल मेजॉरिटी लगती है। अब तक 3 बार जॉइंट सेटिंग हुई है, और ये 3 बार नहीं, अब तक ये 3 बिल ये पास हुए हैं। डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील 1978 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। अब तक ये 3 बिल पास हुए हैं बाय द जॉइंट सेटिंग। अब पैसेज ऑफ बिल, मनी बिल के बारे में बात करते हैं। मनी बिल का प्रोसीजर दिया है 109 में और डेफिनेशन दी है 110 में। प्रोसीजर दिया है 109 में आर्टिकल, और डेफिनेशन दी है आर्टिकल 110 में। तो प्रोसीजर क्या बोलता है? इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा। पहली बात तो ये लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद ये इंट्रोड्यूस कब होगा? जब पहले परमिशन ले लेंगे प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेगी, इसके बाद सिर्फ लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस किया। और इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। बाय कन्वेंशन ये होता चला आ रहा है कि मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हेन द बिल इज सेंड टू द राज्यसभा, जब ये बिल राज्यसभा को सेंड किया जाता है तो स्पीकर इसको बता के करते हैं कि एंडोर्स द बिल एज मनी बिल। तो उस बिल को एज अ मनी बिल बोला जाता है कि ये मनी बिल है, और फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। तो अब राज्यसभा के पास इसमें लिमिटेड पावर्स हैं। ये ना तो इसको अमेंड कर सकते हैं, ना ही उसको रिटर्न कर सकते हैं। ना ही अमेंड कर सकते हैं मतलब सुधार कर सकते हैं, और ना ही रिटर्न कर सकते हैं। ही कैन ओनली सजेस्ट, वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि आप तो कह सकते हैं कि ये कर लो, ये कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना वो आपको रिटर्न कर सकते हो उस बिल को, वापस नहीं भेज सकते, और ना ही उसमें खुद से अमेंड कर सकते हैं। तो सजेस्ट तो कर सकते हैं, और अगर उन्होंने बिल इट हैज़ टू पास द बिल विद इन 14 डेज, और उनके पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है उस बिल को पास करने का। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल। प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न मतलब सस्पेंसिव वीटो का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि
प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ये बिल पास हुआ था लोकसभा में, तो अब जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकते। मनी बिल क्या क्या होता है ये डेफिनेशंस दी है आर्टिकल 110 में, और हम देखते हैं कि क्या 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 डेफिनेशन हो सकते हैं, किस किस बिल को हम मनी बिल कंसिडर कर सकते हैं। अगर टैक्स के बारे में बात है कि उसको इम्पोजिशन एबॉलिशन, की टैक्स लगाना है, ख़त्म करना है, कम करना है, बढ़ाना है, कुछ भी करना है तो टैक्स की बात होगी तो मनी बिल है। और किसी मनी को, पैसे को लेना है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है किसी ऐसी, द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको भी हम मनी बिल की तरह कंसिडर करेंगे। अमेंडमेंट ऑफ लॉ विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अगर कोई भी फाइनेंस पैसे की बात आएगी तो वो मनी बिल हो जाएगा, ठीक है। और कंसोलिडेटेड फंड और कंटेंजेंसी फंड ऑफ जो इंडिया होता है उससे कोई भी विड्रॉल करना होता है पैसे को, तो उसको भी मनी बिल ही हम कंसिडर करेंगे। अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल मतलब विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको भी हम मनी बिल ही बोलेंगे। The declaring of any expenditure to be expenditure charge on the consolidated fund of India, increasing the amount of any such, अगर किसी खर्चे को बढ़ाना है consolidated fund of India तो ये भी मनी बिल ही कंसिडर किया जाता है। The receipt of money on account of consolidated fund of India और या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीन तरह के फंड्स होते हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड, कंटेंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, और द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट, ये सब मनी बिल होता है, ठीक है। पैसेज ऑफ बिल, अब फाइनेंशियल बिल की बात, फाइनेंशियल बिल 1, ये आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 बात करता है फाइनेंशियल बिल 1 की, और आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 बात करता है फाइनेंशियल बिल 2 की। तो इट कंटेन नॉट ओनली जो आर्टिकल 110 में जो हमने ये पढ़े हैं ये सब तो ये इसमें आते ही हैं, बट ऑल्सो अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, कि जैसे कि सेस की बात करेंगे, ऑन सेस, ऑन सेक्स, सेस क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, जैसे कि टैक्स के ऊपर टैक्स तो उसको हम बोलते हैं सेस। जब सेस की बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल बिल 1 में आता है। सेस किस पे लग सकता है, ऑन डीजल, पेट्रोल, एजुकेशन, इन सब पे। तो ये स्पेशल तरह का टैक्स होता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, राज्यसभा के पास इसको शेयर नहीं करना पड़ता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमेटी। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। ये फाइनेंशियल बिल 1 होता है, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये मनी बिल की तरह है कि इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, पहले परमिशन ले लेते हैं प्रेसिडेंट से। लेकिन मनी बिल में क्या है कि राज्यसभा के पास उसको अमेंड करने की पावर नहीं है, लेकिन राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर इन ऑल अदर एक्सपेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पैसेज। जैसे राज्यसभा में लोकसभा में पास होगा फाइनेंशियल बिल 1, तो वैसे ही राज्यसभा में भी पास होगा फाइनेंशियल बिल 1, इक्वल पावर होगी। लेकिन मनी बिल में राज्यसभा के पास ये पावर नहीं थी। और फाइनेंशियल बिल 2 में क्या होता है, ये ईदर हाउस, ये किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्य, और इसमें हमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए भी हमें इक्वल पावर है लोकसभा और राज्यसभा में। याद रखना, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और वहीं फाइनेंशियल बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसमें प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट की। और लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में। वहीं मनी बिल में राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है, और फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। ये फाइनेंशियल बिल 2 क्या कहलाता है, दीज आर ऑर्डिनरी बिल दैट कंटेन प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब जैसे कि नंबर ऑफ जजेस अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 है, अगर हमें इसको बढ़ा के 50 करने हैं, तो अब जजेस की सैलरी कहाँ से आती है, जजेस की सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, चार्ज कंसोलिडेट। तो अगर नंबर ऑफ जजेस बढ़ेंगे तो पैसे भी तो उसी में से देना है, तो खर्च भी तो बढ़ेगा। तो इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पोजीशन ऑफ बिल विथ रिस्पेक्ट टू डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई इसके बाद कौन कौन सा बिल बना रहेगा और कौन कौन सा बिल डिसॉल्व हो जाएगा। आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है
तो जब बजट पास होता है तो ग्रांट ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड, मतलब 2 महीने बजट को पास होने में 2 महीने लग जाते, तो अब पैसे तो चाहिए ग्रांट ऑफ फंड्स, तो कहाँ से पास होगा, मतलब कौन इसको पास करेगा, क्योंकि अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए राज्यसभा की लोकसभा की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई। तो याद रखना, कोई भी परमिशन, ना प्रेसिडेंट, ना राज्यसभा, ना सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए पैसा, एक पैसा भी नहीं निकलेगा जब तक लोकसभा नहीं होगी। पोजीशन ऑफ बिल विथ रिस्पेक्ट टू डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, किस कंडीशन में बिल कोलैप्स कर जाएगा और किस कंडीशन में बिल बना रहेगा अगर लोकसभा डिसॉल्व कर गई। तो अब लोकसभा डिसॉल्व 5 साल के पहले भी कर सकती है, और अगर टर्म पूरा हो गया तो भी डिसॉल्व हो गई। तो अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, अगर कोई भी बिल लोकसभा में पेंडिंग था और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो वो बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये मायने नहीं रखता कि वो बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ या राज्यसभा ने उसको ट्रांसमिट इट टू बाय दी राज्यसभा ने उसको ट्रांसमिट किया कहाँ, लोकसभा में। राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन अगर लोकसभा में आ गया और लोकसभा डिसॉल्व कर गई तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। और अगर लोकसभा ने ही उस बिल को ओरिजिनेट किया था तो भी वो बिल लैप्स कर जाएगा। अब बिल पास बाय द लोकसभा बैन पेंडिंग इन दी राज्यसभा लैप्सेस, कि ऐसा अगर कोई बिल है कि लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन वो बिल लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, जिसने पास किया वही डिसॉल्व हो गया, तो तब भी, और पेंडिंग है राज्यसभा में, तब भी वो बिल लैप्स कर जाएगा। इन ऑल अदर केसेस द बिल नॉट लैप्स, और बाकी अदर कंडीशन में बिल लैप्स नहीं करेगा। 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation? No, prorogation is a end of session. इसका मतलब लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई, सेशन एंड हुआ है, लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई। सेशन 3 तरह के होते हैं। अब ठीक है, तो बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर कोई बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं बोला है, राज्यसभा में पेंडिंग है, विच हैज़ नॉट बीन पास बाय द लोकसभा, जो अभी तक लोकसभा ने पास ही नहीं किया, शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। यस, इट इज़ करेक्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट। विथ रिस्पेक्ट 2023 का एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम फाइनेंस बिल और मनी बिल को यहाँ पे कंपेयर करना है हमें। मैंने अभी जो भी पढ़ा है उससे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। When the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Yes, I told you Rajya Sabha has equal power in the Finance Bill 1 and Finance Bill 2. तो जब लोकसभा ने इसको ट्रांसमिट किया फाइनेंस बिल को, तो टू द राज्य सभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। व्हेन द लोकसभा, तो ये क्या हो जाएगी, करेक्ट। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, करेक्ट। इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड सजेशन, येस, तो ये भी हमारी सही हो जाएगी। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, येस इट इज़ करेक्ट। कोई भी सिटिंग नहीं होती, जब मनी बिल पास होता है तो जॉइंट सिटिंग नहीं करा सकते हैं। बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, नहीं, जॉइंट सिटिंग किसी के लिए भी नेसेसरी नहीं है। अगर चाहें उस बिल को पास करना तो ही हो सकता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी कहीं भी नहीं है। तो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो हाउ मैनी ऑफ द वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट सही हैं, ओनली 2, 1 and 2। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर को लाइक करिए। थैंक यू।